हेलो गाइस। देखो, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने की वजह से यार लाइट थोड़ी बहुत लेट आई आज। थोड़ी क्या बहुत लेट आई, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर में, वो था मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ये एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। देखो, इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने जो भी देखा है, पीछे अगर देखें थोड़ा सा, तो रेट को डिफाइन किया गया था। रेट कितने तरीके के हो सकते हैं, इंस्टेंटेनियस था, एवरेज था, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन किया। और किसी गिवन इक्वेशन के लिए रेट लिखा कैसे जाता है ये हमने देखा था कि कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, रिएक्टेंट की तरफ से नेगेटिव होता था और प्रोडक्ट की तरफ से पॉजिटिव लेके चलते थे। और फिर रेट को ही हम लोगों ने क्या किया था, गिलबर्ग और वागी नाम के साइंटिस्ट जो लॉ ऑफ मास एक्शन से डिफाइन किए थे उसको। ठीक है, तो वहाँ से फिर लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने उसे लिखना शुरू किया। तो दो तरीके से रेट हम लोग लिख सकते थे, एक रिएक्टेंट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बाय द यूज ऑफ लॉ ऑफ मास ऑर्डर, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ, दूसरा कहाँ से, वो कंसंट्रेशन चेंज से। ठीक है, तो ये तक हमने देख लिया था यहाँ तक, उन सब के एग्जाम्पल भी हमने देखा था। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर हम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी तो समझ में आ गया था, उसकी वैल्यू भी हमने देख लिया कि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 या 2 हो सकता है ना, या 3 हो सकता है मैक्सिमम। नेक्स्ट जो है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, तो द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स इंक्लूडेड इन द रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे एक गिवन इक्वेशन है, ये रहा आपका N1A प्लस N2B प्लस N3C, इट गिव्स सम प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें, इसके रेट को डिफाइन करें लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो क्या होगा, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर N3। यहाँ पे देखो, ये आपका रेट हुआ। अगर हम ऑर्डर डिफाइन करें तो ऑर्डर बराबर क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, यही तो है। तो सम ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स इंक्लूडेड इन द रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो बात समझ में आ गया। तो कोई भी अगर गिवन इक्वेशन होगा, कोई भी गिवन इक्वेशन होगा, हमसे पूछेगा कि इसका ऑर्डर बताओ, तो हम वैसे ही शकल देख के नहीं बताएंगे कि हर बार यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपको नज़र आएगा, जो कोफिशिएंट यहाँ पे नज़र आएगा बस आप ऐड कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जनरल तरीका ये किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन कंप्लीट किसी रिएक्शन के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्शन हो सकता हो एक स्टेप में ना कंप्लीट हुआ हो, कई स्टेप में कंप्लीट हुआ हो। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कभी भी ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, बिल्कुल आपसे पूछेगा भी नहीं इस तरह से कि ये इक्वेशन दे रखा हो और फिर पूछ ले आपसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी है। मतलब आप प्रैक्टिकल करके अच्छे से फिर आप डिसाइड करने वाले हो कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैसे है या कितना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता हो ये बैलेंस करने पे यहाँ पे 7 आ गया हो, 7 आ गया हो, जबकि ये डिपेंड कर रहा हो सिर्फ 1 पे। ठीक है, तो डायरेक्ट सूरत देख के, सकल सूरत देख के आप नहीं बताओगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बल्कि गिवन डेटा जो गिवन होंगे उन डेटा के बेसिस पे आप एनालाइज करके बताओगे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, क्लियर होगी बात। N1 प्लस N2 प्लस N3, यहाँ तक समझ में आ गया। नोट, इट इज़ ए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। इसके पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी देखा था, तो मॉलिक्यूलरिटी कैसा था, वो आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्योंकि आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते कितने मॉलिक्यूल उससे कनेक्ट हुए, कितने नहीं कनेक्ट हुए। क्लियर है बात। यहाँ पे ये कंप्लीट डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंट करके, आप इसकी शकल सूरत देख के नहीं बता सकते। जैसे उसको मॉलिक्यूलरिटी तो शकल सूरत देख के बता सकते हो, बस इतना पता चल जाए कि एलिमेंट्री रिलेशन मतलब रिएक्शन है आपका, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हमें मिल जाएगी। लेकिन उसी सेम मॉलिक्यूलरिटी मतलब सेम रिएक्शन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर जो हो उनके, वो जो आगे कोफिशिएंट दे रखे हैं उनके एडिशन के बराबर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कभी भी ऑर्डर जब भी आप निकालोगे तो गिवन डेटा के बेसिस पे आप उसे एनालाइज करके निकालोगे। अभी कैसे वो सारी चीज़ें डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या समझ लिया कि ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी होता है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। हाँ, मतलब एक ऐसा कंसंट्रेशन हो जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही ना कर रहा हो। हम जानते हैं इस बात को पहले से ही कि अगर कोई चीज़ एक्सेस में है, कोई चीज़ एक्सेस में है, तो उस पे जो है रेट का कोई फ़र्क, रेट का मतलब उस कंसंट्रेशन चेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ है तो उसका ऑर्डर कितना होने वाला है, जीरो हो जाएगा।
इस केस में देखो नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि मॉलिकुलरिटी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता था, तो ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। समझ में आई बात? ऑर्डर इनफाइनाइट नहीं हो सकता, मॉलिकुलरिटी तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता था, तो दोनों में फ़र्क देख लेना क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ये आपका, और इनफाइनाइट नहीं हो सकता इसमें भी। इट टेल्स, देखो ये बताता क्या है हमें, इट टेल्स द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन एंड चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 2a+3b इट गिव्स 4c। ठीक है, तो रेट इक्वल टू क्या आ गया, रेट आया आपका k, a का स्क्वायर, इससे आप लिखोगे रेट लिखोगे नहीं तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर, 2 है यहाँ पे तो स्क्वायर, यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा q। अब देखो जो रेट है आपका, अगर हम ए को इस पार्टिकुलर रिएक्टेंट जो हमारा ए है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं ट्वाइस कर देता हूँ, दैट मीन्स 2a, तो रेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा। इस स्क्वायर की वजह से टोटल रेट कितना फ़र्क पड़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा रेट आपका, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ए को 2 गुना करने पे ही। ऐसे अगर हम बी का देखें, और बी का अगर मैं कंसंट्रेशन 2 गुना कर देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई चेंज नहीं करता इसमें, और सिर्फ बी का अगर मैं कंसंट्रेशन 2 गुना कर दूँ, तो ओवरऑल जो रेट बढ़ जाएगा वो कितना गुना बढ़ जाएगा, टोटल 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा आपका रेट। क्या बात समझ में आया? तो बस यही बताता है कि किसी पार्टिकुलर रिएक्टेंट को अगर हम चेंज करते हैं तो रेट जो है कितने गुना कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ हमें बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम सिर्फ ए की बात करें कि ए के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो कितना होगा 2। अगर मैं बी की बात करूं कि बी की रिस्पेक्ट में इस रेट का जो भी ऑर्डर है इस रिएक्शन का वो क्या है, 3 है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो टोटल कितना आएगा, 3 + 2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी 5। क्या बात समझ में आ गया आपको कि ऑर्डर हमें क्या बताता है? ठीक है, तो ऑर्डर हमें बताता है कि कोई चीज़ चेंज करोगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा, कैसे फ़र्क पड़ेगा उस पर। इफ़ बी ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट विल बी 4 टाइम्स, ऐसे इसमें भी चेंज करोगे तो 8 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? 3 गुना करोगे तो बहुत हो गया, 27 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। तो बात समझ में आ गया कि इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आप डिटरमाइन कर सकते हो, किसी को देख के नहीं बता सकते कि ये इसका इतना होने वाला है। समझ में आई बात? कभी भी ये गलती मत करना, क्योंकि वो गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम मिलने वाले हैं हमें, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन है देखो, 2a+b इट गिव्स 3c एट 298 केल्विन, और इस रिएक्शन के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जिसके लिए ये एक्सपेरिमेंट नंबर है 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, ये सीरियल नंबर की इतने रीडिंग नोट किए गए। पहले में कंसंट्रेशन हमने क्या रखा, 0.1 रखा, बी का कंसंट्रेशन भी कितना रखा, 0.1 रखा। तो दोनों का जब कंसंट्रेशन 0.1 रखा गया, तो इस रेट जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो आपको यहाँ पे गिवन है 4 × 10⁻⁴ यूनिट देख लेना, यूनिट जो भी होगा वो रहेगा इन सब के लिए। ठीक है और इन सब की भी यूनिट जो भी रहेगा वो रहेगा मोल पर लीटर। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था, 0.0 रखा गया दोनों का कंसंट्रेशन, तो रेट ये मिला। अगर इसको 0.3 कर दिया गया, इसको 0.3 कर दिया गया, तो रेट ये रहा आपका, देखो 3 टाइम्स कितना इंक्रीज़ किया, 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया ये। अच्छा 0.1 0.3 रखा गया, जब इसको 3 गुना कर दिया गया, इसको पहले से ही इनिशियल जो था वही रखा गया, तो आपका फिर से पहले जितना आ गया रेट इसका। ठीक है, इसको 0.2 किया गया, इसको 0.4 किया गया, तो 8 × 10⁻⁴ आया। तो ये इस तरह के आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि जब कंसंट्रेशन अलग अलग वेरी कराएगा वो, और आपको रेट अलग अलग सब पे निकाल के देगा, और हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछ लेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ। तो अब आसान सी बात हो गई। ऐसे अगर शकल देख के हम बताते, इसका शकल देख के, तो क्या आता हमारा, तो यहाँ पे 2 मिल गया आपको, और यहाँ पे कितना मिल गया, 1 मिल गया, तो टोटल ऑर्डर कितना बन गया इसका, 3 बन गया। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हमने 3 लिख दिया तो क्या कर लिया, तो भाई साहब हमने गलत कर लिया। ठीक है, क्योंकि जो डेटा गिवन है वो कुछ अलग ही बता रहा है तो क्या होगा अगर हम रेट लिखें इसके लिए तो हम क्या लिखेंगे, k a की पावर x और b की पावर y। हमने यहाँ पे x लिखा, ट्वाइस नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। अगर 2 की स्पीड से कर रहा होता, ट्वाइस हो रहा होता स्क्वायर मतलब, तो हम क्या करते, 2 लेके चलते हैं यहाँ पे x की जगह पे, और y की जगह पे जिस भी रेट से चल रहा होता वो लेके चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस हिसाब से तो 2 और 1 होना चाहिए था, मतलब ऑर्डर कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखो ये हमने रेट लिख दिया, अब मैं इस गिवन इन्फॉर्मेशन पे रेट लिख रहा हूँ। तो मान लो मैं इसका लेके लिख लिया हूँ, तो अगर इन दोनों कंसंट्रेशन को मैं लेता हूँ तो रेट हमारा क्या आएगा, दिस वन। तो रेट हमें पता चल गया k कांस्टेंट है एक, 0.1 कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x एंड 0.1
कंसंट्रेशन और ये रहा बी का कंसंट्रेशन और ये रहा पावर वाई। ठीक है, R1 हो गया के, ऐसे ही R2 मैंने डिफाइन किया। अच्छा देखो ध्यान से, हम लोग इसको जो आइडिया है ये सारी चीज़ें लिखने का, ये लिखने का जो आइडिया है, हमारा आइडिया ये है कि कंसंट्रेशन देखो जो भी आप ले रहे हो आप ऐसा चुनो इसमें से कम एक का सेम रह जाए और दूसरे का क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं ये एक वैल्यू ये डिफाइन कर रहा हूँ R1 और एक वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया ये R3 वाला, ये वाला, तो R1 के लिए हम लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ये आएगा 0.1, बी का भी कंसंट्रेशन 0.1। अगर हम R3 डिफाइन करेंगे तो ए का कंसंट्रेशन तो 0.1 रहेगा ही रहेगा, लेकिन बी का कितना हो गया, 3 गुना बढ़ गया। अब अगर ये 3 गुना बढ़ा तो हम इसी के, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसको तो हम वेरी नहीं कर रहा हूँ, तो अब अगर रेट जो भी बढ़ेगा, जो ये रेट बढ़ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसके इंक्रीमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ किया तो कितने गुना हमारा रेट बढ़ गया, ये हमें चेक करना होगा। तो हम आसानी से यहाँ से रिलेशन पा जाएंगे। और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखो पहले इसे डिफाइन किया गया तो R1 ये रहा हमारा। अगर मैं R2 इसके लिए डिफाइन करूँ तो 0.1 की पावर एक्स, इसे मैं 2 लिख दिया हूँ, इसे 3 लिख लो आप ताकि आसान रहे। तो ये कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, लेकिन तरीका आप सीखो बस, शायद कहीं गलत है, मुझे अभी देख लेते हैं आइडिया क्या है, कहाँ गलत हुआ है। तो ये R1 0.1 ये समझ में आ गया ना, 0.1 की पावर एक्स और 0.1 की पावर वाई, यहाँ तक R1 हमने डिफाइन कर लिया। R3 इसके लिए करोगे तो देखो के वही रहा, फिर यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.1 की पावर क्या एक्स, वो तो रहेगा, ऑर्डर तो वही हमेशा रहेगा, कितना भी कंसंट्रेशन कर लो। और 0.3 यहाँ पे 0.3 की पावर क्या कर दिया गया वाई। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो R1 मुझे पता है रेट की वैल्यू ये रहा, R3 हमें पता है रेट की वैल्यू ये रहा। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे आपस में, के से के कट जाएगा और ये पावर एक्स और वाई सिर्फ बचेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, तो देखो ऊपर कितना आया, R2 की वैल्यू कितनी है इस वाले पे 4 × 10 की पावर, इसे सॉल्व भी कर लेता हूँ मैं क्योंकि गलत लग रहा है मुझे, देख लो। चलो R1 अगर मैंने डिफाइन किया तो R1 की वैल्यू कितनी आई है, R1 की वैल्यू है 4 × 10 की पावर -4 डिवाइड बाई R3 की अगर वैल्यू देखोगे तो कितना है, वो है 1.2 × 10 की पावर 3। और इसकी वैल्यू कितनी है, पहले वाले का कंसंट्रेशन के था तो के से के कट जाएगा नीचे, ऊपर तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ 0.1, यानी कि ये ए का कंसंट्रेशन इंटू पावर एक्स, दूसरा बी का कितना था 0.1 था पहले वाले केस में पावर वाई, एंड डिवाइड बाई 0.1, ये तो फिक्स रखा गया था पावर एक्स था, और इधर हमने क्या कर दिया था 0.3, 3 गुना कर दिया गया था और इस पर पावर कितना लिख दिया गया था वाई। क्या बात समझ में तो क्लियर है। यहाँ पे देखो अब ये R1 और R3 पहले चेक तो कर लो वैल्यू, R1 ये रहा, अब आपका R3 फिर से वही सेम वैल्यू आ गया है, देख रहे हो ना 4 × 10 की पावर -4, यानी कि R3 भी क्या है यहाँ पे 4 है, यही शायद गलती हुआ था, देख लेना। तो यहाँ पे ये रहा आपका, ये पूरा कट गया पोर्सन, यहाँ पे देखो के से के कट गया, बचा क्या, इस तरफ 1 बचा इज इक्वल टू, इस तरफ कितना बचा, इस तरफ बचा 0.1 की पावर वाई एंड डिवाइड बाई 0.3 की पावर क्या वाई। और क्योंकि दोनों पे पावर वाई वाई है, ठीक है, तो मैं दोनों के होल पावर लिख सकता हूँ, यानी कि 0.1 डिवाइड बाई 0.3 की पावर क्या होल वाई। क्लियर है बात। यहाँ से देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/3 की पावर वाई और इज इक्वल टू कितना आया 1 आया। अच्छा बताओ, किसी भी पावर वाई है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, और ये तभी और तभी हो सकता है जब पावर 0 हो, कितना हो 0, कोई भी x हो इसकी पावर 0 हो, कोई भी x हो इसकी पावर 0 हो, तो मैथ में इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। यानी कि यहाँ पे कोई भी डिजिट हो अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इसे 1 लाना तो यहाँ जो पावर इसे 0 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई कितनी 0, यानी कि y की रिस्पेक्ट में इस रेट जो भी ये आपका रिएक्शन है y के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स b के रिस्पेक्ट में जो है कोई b के कंसंट्रेशन में चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि यहाँ से ऑर्डर जो कितना बनने वाला है 0 बनेगा। समझ में आई बात, क्यों y इक्वल टू कितना बन गया 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही अगर हमें x कैलकुलेट करना है तो आपकी बार हम क्या करते हैं, b की किसी वैल्यू को कांस्टेंट ले लेते हैं ताकि b में कोई चेंज ना हो, और चेंज किस में कर रहे हो, हम सिर्फ और सिर्फ चेंज a में करेंगे, और ये चेक करेंगे कितना गुना इंक्रीज़ किया कितना गुना कम किया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक वैल्यू मैंने चुना ये सेकंड वाला, क्योंकि 0.3 है यहाँ पे और 0.3 यहाँ पे भी है, तो मैंने इसको इन दोनों को चुन लिया आपकी बार और इन दोनों के लिए रेटला लिख दिया। तो यहाँ पे देखो ये जो है 3 गुना है इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसानी से ये आपस में कट जाएंगे और 3 की पावर समथिंग आ जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा वाई वाला, और ये डिवाइड होकर कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो करके देखते हैं ज़रा। अगर मैं 2 के लिए लिखूँ, फिर से देखो, अगर मैं 2 के लिए लिख रहा हूँ 2 के लिए, तो 2 के लिए देखो क्या है 0.3 की पावर x इंटू 0.3 की पावर y, ठीक है, इज इक्वल टू 2 के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो कितना इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर
1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। ठीक है, ये हो गया 2 के लिए, यानी कि R2 हो गया हमारा, ये R2 हो गया डिवाइड बाई, अब हमें क्या करना है, R3 करना है, क्योंकि इसी को तो कर रहे हो ना। तो यहाँ पे तो 0.1 की पावर क्या आएगा, x आएगा, यहाँ पे 0.3 की पावर क्या आएगा, y आएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 के बराबर है। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये चीज़ तो हो, यहाँ पे बराबर होने की वजह से कट जाएंगे, ये बचेगा क्या, ऊपर आएगा 3 की पावर x, एक साथ करोगे दोनों को तो इज इक्वल टू, इस तरफ हो क्या आएगा, इस तरफ ये कटेगा पूरा, ये 1.2 है और ये 10 की पावर माइनस 3 है, तो ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 आने वाला है। देखो ज़रा, ये 10 की पावर माइनस 3 है, अगर इसे मैं 10 की पावर माइनस 4 बनाऊंगा तो ये 12 हो जाएगा, 12, तो 12 4 डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, और ये कट जाएगा पूरा, तो 3 आ गया। अब यहाँ से देखो 3 की पावर में 1 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू यहाँ से रिलेट हो गया कितना आ गया, 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, जो भी बनेगा ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 0, कितना आया 1, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका ऑर्डर कितना है 1 है। दो आंसर में शायद आया हो, गलती ये देख लेना, कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, स्टेप समझ में आ गया आपको कि हमें करना कैसे होता है। कि एक बार फिर से अगर मैं बताऊं तो इन दोनों में देखो, अगर मैं ऐसा चुनता हूं डेटा कि एक का कांस्टेंट रखें और दूसरे का वेरी करा लें, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें ऑर्डर मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर ये मैं वेरी कराता हूँ और इन दोनों को कांस्टेंट कर लेता हूँ, कोई ऐसी वैल्यू आप चुनो जिसमें वो कांस्टेंट हो जाए और इसको वेरी करा लो, ताकि ये पता चल जाए कि ये इतना गुना इंक्रीज करने पे रेट कितना गुना इंक्रीज कर जा रहा है। वो आसानी से आप इस तरह से रिलेट करके निकाल सकते हो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। क्लियर होगी बात यहाँ तक?